लिखेंगे द नेट पोटेंशियल potential at the point P due to the continuous charge distribution. At the point P, the net potential at the point P due to the continuous charge distribution. Due to the continuous charge due to the continuous charge distribution will be the algebraic sum of all these potentials इसको बोल देते हैं जैसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने देखा लाइन चार्ज के लिए, सरफेस चार्ज के लिए और वॉल्यूम चार्ज के लिए, तो इसको बोल देते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों का अलजेब्रिक सम हो जाता है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पूरा जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए वोल्टेज कितना हो जाएगा वी कॉन्टिन्यूअस। वी कॉन्टिन्यूअस को बोल देंगे वी कॉन्ट। वी कॉन्ट इज इक्वल टू वी वी यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो पोटेंशियल है वो वी एस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो पोटेंशियल है वो प्लस वी एल, वी वी प्लस वी एस प्लस वी एल। और वी कॉन्ट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आप देख रहे हैं कि सभी में आ रहा था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी dV अपॉन r वेक्टर माइनस ri वेक्टर का मॉड। r वेक्टर माइनस ri वेक्टर का मॉड, ये हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहाँ पर नीचे v लिख दीजिए, मतलब है बेसिकली इंटीग्रल ही, पर यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल हमारा वॉल्यूम है तो उसको v लिख देते हैं, उसको वॉल्यूम इंटीग्रल बोल देते हैं। होता v ही है, मतलब होता इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन रो डी वी हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। सरफेस के केस में क्या हो जाएगा सिग्मा डी एस अपॉन आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर का मॉड। सरफेस इंटीग्रल है तो एस लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सरफेस है इस वजह से। इंटीग्रेशन अब लाइन चार्ज है तो लाइन चार्ज के लिए लैम्बडा डी एम अपॉन आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर का मॉड। ये तो हो गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सारे केसेस हो गए, तो सबको ऐड कर दिया। उसके बाद देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द जनरल सोर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अपने अब अगला जो टॉपिक लिख रहा हूँ छोटा सा टॉपिक है, लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ जनरल सोर्स। नेक्स्ट हेडिंग है बहुत छोटा सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द जनरल सोर्स। तो इसमें आप नोट करिए द पोटेंशियल ड्यू टू द जनरल सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द पोटेंशियल ड्यू टू द जनरल सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन due to a general source charge distribution which consists of continuous as well as discrete point charges which
consists of continuous as well as discrete point which consists of continuous as well as discrete point charges can be written as V is equal to V cont plus V discrete. डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस वो होते हैं जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, मतलब उसमें बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं और सारे के सारे अलग अलग हैं, जैसे एक पॉइंट चार्ज या दो पॉइंट चार्ज या चार या मान लीजिए 10 पॉइंट चार्ज। तो 10 पॉइंट चार्ज हो गए ना, और जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या होता है कि अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के अंदर पूरे में चार्ज जो है वो भरा हुआ है, ठीक है सर, पूरे में। अगर सरफेस है तो सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे में। और अगर लाइन है तो लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उसमें कोई भी कोना खाली नहीं छूटा हुआ, सब जगह चार्ज जो है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ जी सर, क्वांटाइजेशन जैसे पता है मुझे क्या होती है, क्योंकि हमारा एक छोटा सा एग्जाम हुआ था जैसे ही पहले चैप्टर का, तो उसमें रीजन पूछ रहा था क्वांटाइजेशन होती क्यों है। अच्छा, तो सर मैं तो डेफिनेशन लिखा था इसके मार्क्स। अच्छा, क्वांटाइजेशन होता है क्यों है? वो इस वजह से होता है क्योंकि जितने भी चार्जेस है ना, उन सभी चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम ये मानते हैं कि हर एक चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है, और फिर ये कहा जाता है कि अगर 50 चार्जेस हैं तो 50 के 50 चार्जेस की वजह से हम अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और फिर वो जो है वो पूरा का पूरा वो फॉलो करता है किस चीज़ को, जैसे वो फॉलो करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। तो क्वांटाइजेशन जो है वो ये होता है Q इज इक्वल टू एन ये होता है। तो यहाँ पर ये क्या बोल दिया गया कि अगर एक चार्ज है, अगर एक है तो उसकी वजह से E हो गया, मान लीजिए कि एक चार्ज है तो एक चार्ज जो है वो E हो गया, दो चार्ज हैं तो E प्लस E हो गया, तीन चार्ज हैं तो E प्लस E हो गया। ऐसे ही अगर n चार्जेस हैं तो हम ये कह देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे n पॉइंट चार्जेस। अब मैं इनको सबको अलग अलग क्यों बता रहा हूँ, मैंने ये कहा कि टोटल चार्ज जो है किसी भी सिस्टम में, वो टोटल चार्ज जो है वो क्वांटाइजेशन फॉलो करता क्यों है? वो करता है इस वजह से क्योंकि मैंने ये कहा कि किसी भी सिस्टम के अंदर मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो या n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने ये कह दिया E प्लस E कितनी बार E को ऐड करूँगा, n टाइम्स, ठीक है। अब हमने क्या करा, सब में E कॉमन आ रहा है तो हमने E को निकाल दिया कॉमन। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 n टाइम्स, और 1 को 2 टाइम्स ऐड करो, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 1 को 3 टाइम्स ऐड करो तो 1 प्लस 1 क्या होता है 3, यानी कि 1 इंटू 3। इसी तरह से 1 को अगर n टाइम्स ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इस वजह से Q इज इक्वल टू E इंटू n। हमने ये कहा कि क्वांटाइजेशन बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये एडिटिविटी की प्रॉपर्टी है, और एडिटिविटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन यही कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास n पॉइंट चार्जेस हैं और उन n पॉइंट चार्जेस की वजह से मैं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो हमको कोई नया सिस्टम नहीं उसमें देखना होगा। हम ये कहेंगे कि एक चार्ज को पकड़ कर चलो, हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते जाओ। मान लो 50 चार्जेस हैं, 50 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, सबको ऐड कर दिया, ये करते हैं। तो बेसिकली जो क्वांटाइजेशन है वो एडिटिविटी प्रॉपर्टी जो होती है चार्ज की, हमने उसी के उसमें करा था, Q इज इक्वल टू एन। यही है उसमें यही है, मैंने नोट्स में शायद ये रीज़न लिखवाया भी था, अगर नहीं है तो मुझे बता देना, मैं लिखवा दूँगा, ठीक है। अच्छा, और एक दो क्वेश्चंस मैंने और देखे हैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। खैर पहले ये करता हूँ, V इज इक्वल टू V कॉन्ट प्लस V डिस्क्रीट। V इज इक्वल टू V कॉन्ट प्लस V डिस्क्रीट। कॉन्ट का मतलब क्या है कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कुछ पूछे। अच्छा, और डिस्क्रीट का मतलब क्या है, डिस्क्रीट का मतलब n पॉइंट चार्जेस की वजह से, तो दोनों को ऐड कर देते हैं ऐसे। तो ये जनरल सिस्टम हो गया, जनरल सिस्टम। अब होता क्या है कि कोई हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है और उस क्वेश्चन में हमसे एक लाइन और पूछ ली गई, पहले तो बोला कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल बताइए, ठीक, और उसके बाद वो बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू जनरल सोर्स की बता दीजिए आप, हैंस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जनरल सोर्स। तो आपको केवल इतना करना है
दोनों को ऐड कर देना। वो नई लाइन देख करके हेंस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ जनरल सोर्स, दिमाग में एकदम से आ जाता है कुछ नया तो नहीं पूछ लिया हमसे, कुछ अलग तो नहीं पूछ लिया, कुछ नहीं है। इसी में क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर पूछते हैं। और पोटेंशियल वाली शीट अगर देना सेकंड चैप्टर की, भाई वो भी शेयर करना। शीट अच्छी है उनकी, जो चैप्टर 1 की है उसमें से ही मैंने देखे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने डिस्कस नहीं करे, मैं करवाऊंगा। हाँ ऑलमोस्ट सर पहला 1 मार्कर था, इसके जो आखिरी 3 मार्कर है ना आखिरी 11th वाला। नहीं सर लास्ट के 2 जो है ना वो मैं छोड़ दिया था। अच्छा, रेडियस 1 मीटर इज पॉजिटिव चार्ज इतना को नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस शो दैट द मोशन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक। यार ये क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने? तो सर पहली बार पढ़ के समझ आ गया कि नहीं आता मुझे करना तो नहीं, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। हाँ, और ये चीज़ ये यहाँ क्यों पूछ रहे हैं? 11th की याद दिलाने के लिए उन्होंने बोला ना, शो दैट द मोशन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक। तो इसका मतलब जो इक्वेशन है, इक्वेशन को मुझे हाँ इक्वेशन को मुझे इस तरीके का प्रूव करना है, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस y। इस तरीके का प्रूव मेरे को करना है। शो दैट द मोशन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। फिर वो टाइम पीरियड भी करने के लिए बता रहे हैं। अच्छा, जो दूसरा है, दूसरा वाला तो हो जाएगा, ये तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर चार्ज को रख दिया जाता है, वो है। इसकी फ़ोटो भेज दो मेरे को, बल्कि ग्रुप पर डाल दो इसकी फ़ोटो, ठीक है? मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा, ठीक है? तुमने भी नहीं कर पाए हो ये वाला सिंपल हार्मोनिक वाला, इसकी फ़ोटो अभी ले लो। है सर मोबाइल आपको पर? स्पेस वाला क्वेश्चन याद है जिसमें 2 इक्वली और सेम स्पेस होते हैं और एक अनचार्ज को एक दूसरे से जोड़ते हैं? हाँ, एक एक करके जोड़ते हैं। हाँ। सर वैसे ही सेम क्वेश्चन है, बस रेडियस नहीं दे रखा। अच्छा, रेडियस नहीं दे रखा है तो हम ये मानकर चलेंगे कि रेडियस जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, ये मानकर चलेंगे। और जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें भी हमने यही माना था कि रेडियस नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो उन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को डिस्टेंस लेना है, उसमें रेडियस ऐड नहीं करना, ठीक है? अभी खींच लेना, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है ना? वो डाल देना मेरे को फोटो इसकी। चलिए जी, तो जैसे हम टोटल वोल्टेज निकाल रहे हैं, और कोई भी अगर मैं नोट्स में कोई भी चीज़ आपको लिखवा रहा था, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने करा था, स्पेशल केसेस करे थे। जो स्पेशल केसेस जब हम निकालना चाह रहे थे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, इक्वेटोरियल पॉइंट पर नहीं, किसी भी जनरल पॉइंट पर जो हम निकालना चाह रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से, तो उसके जो खास तौर पर स्पेशल केसेस हैं, वो स्पेशल केसेस मत छोड़ देना। पता है क्या करते हैं बच्चों की आदत होती है, पूरा डेरिवेशन लर्न कर लेते हैं, स्पेशल केस कहते हैं छोटा सा, इसको क्या कहते हैं, पूरा डेरिवेशन देखेंगे टीचर, आगे बढ़ जाएंगे। वो स्पेशल केस जो है आप देखना, क्वेश्चन जो है ना छोटे नहीं होते, जो डेरिवेशन वाले होते हैं ना, तो क्वेश्चन में पहले एक चीज़ पूछी जाएगी क्वेश्चन मार्क, फिर दूसरी चीज़ पूछी जाएगी क्वेश्चन मार्क, फिर तीसरी चीज़। तो वो उसी तरीके से अगर 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी तरह से 1-1, 2-2 नंबर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। तो स्पेशल केस छोड़ देते हैं बच्चे, और स्पेशल केस बहुत आसान होते हैं कि पूरा फार्मूला आपने डिराइव कर दिया। किसी में ये होता है कि व्हेन आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, किसी में होता है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, किसी में होती है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो वो एक एक लाइन के होते हैं स्पेशल केस, और वो एक एक लाइन से एक एक नंबर मिल जाता है। तो उसको मत छोड़कर चलना, क्योंकि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, वो छोटी छोटी चीज़ छोड़ दी तो उससे मार्क्स रह जाएंगे कम, तो वो जरूर करना। अब मैं आपको जो मैंने बोला ना कि वो जो शीट अगर आपकी सेकंड चैप्टर की मिले तो भेज देंगे। टीचर ने इतना बढ़िया करा है कि चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन जो हैं 10, बल्कि मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद 12-15 साल के, हाँ तो वो भेज देना, ग्रुप पर ही डाल देना। तो वो इतना बढ़िया है कि उसमें सारे के सारे पिछले साल के क्वेश्चंस दे रखे हैं। उसमें एक क्वेश्चन और था जो मैं पढ़ रहा था अभी, कल या परसों ही पढ़ रहा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला। वो वाला जो है वो मैंने डेरिवेशन में करवाया नहीं है, हाँ वो मैंने करवाया नहीं है। तो वो जो केस है वो मैं आपको नोट्स में किस जगह इंक्लूड करना है वो मैं बता दूँगा, और 2 लाइन का ही है बस, तो वो मैं आपको बता दूँगा। फिलहाल पहले इसको करते हैं कंप्लीट। तो B इज इक्वल टू, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके का स्कूल में मिले
या कोई फ्रेंड बताए, ठीक है, तो मेरे को बताना, दो डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। V इज इक्वल टू वी कॉन्ट, तो वी कॉन्ट तो बिल्कुल यही लिख देंगे पूरा का पूरा। तो वी कॉन्ट में क्या आ गया 1/4πε0 इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv अपॉन मॉडुलस ऑफ r वेक्टर माइनस r i वेक्टर, r वेक्टर माइनस r i वेक्टर प्लस सरफेस इंटीग्रल सिग्मा ds अपॉन r वेक्टर माइनस r i वेक्टर, लाइन इंटीग्रल लैम्बडा dl r वेक्टर माइनस r i वेक्टर का मॉड, ठीक है, प्लस इसके बाद क्या है, इसके बाद हम करेंगे वो जो हमने पॉइंट चार्जेस के लिए करा था। तो पॉइंट चार्जेस के लिए क्या करा था 1/4πε0 तो सब में था ही, और समेशन का साइन i इज इक्वल टू 1 to n, i इज इक्वल टू 1 to n qi अपॉन किसी वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखें qi अपॉन r वेक्टर माइनस ri वेक्टर का मॉड। ये हम कल मतलब परसों की जो क्लास थी उसमें हमने ये चीज़ डिराइव करी थी, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो गया, बस इतना आपको करना, समझ गए। और ज़्यादा करना चाहो तो भाई 1/4πε0 इधर भी है, इधर भी 1/4πε0 आपको कॉमन ले लो, 1/4πε0 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा कॉन्टिन्यूस हो रही थी, वॉल्यूम इंटीग्रल v रो dv r वेक्टर माइनस r i वेक्टर प्लस सरफेस इंटीग्रल सिग्मा ds r वेक्टर माइनस r i वेक्टर का मॉड प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ लैम्बडा dl r वेक्टर माइनस r i वेक्टर मॉड प्लस लास्ट में समेशन ये हो गया डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज। डिस्क्रीट का मतलब समझना अलग अलग, अलग अलग। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या, पूरे शीट पर पूरी सरफेस पर फैला हुआ है चार्ज। वॉल्यूम का मतलब पूरी वॉल्यूम में भरा हुआ है, ठीक है। और अलग अलग का मतलब डिस्क्रीट का मतलब कि स्पेस में एक पॉइंट चार्ज, दूसरा पॉइंट चार्ज, तीसरा पॉइंट चार्ज, मतलब अलग अलग है, ठीक है। और i इज इक्वल टू 1 to n और qi अपॉन r वेक्टर माइनस ri वेक्टर का मॉड और ब्रैकेट क्लोज, इतना हो गया। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये जो रिलेशन है ये बहुत सारी डेरिवेशंस में यूज होता है। अब बिल्कुल शुरुआत से अगर मैं एक चीज देखूं, हम यहाँ पर एक काम करेंगे, मेरे लक्ष्य, मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो शुरुआत से याद करिए, हमने सबसे पहले करा था कूलम्ब्स लॉ, ठीक। नोट नहीं करना है अभी, बस आप रिलेशन देखना है। हमने कूलम्ब्स लॉ देखा था, तो कूलम्ब्स लॉ में हमने कहा था 1/4πε0, 1/4πε0, एक चार्ज यहाँ पर रख दिया Q1 और एक चार्ज यहाँ पर रख दिया Q2, ठीक है। तो हमने कहा ये हो जाता था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ये था। अच्छा, फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये कहा कि यहाँ पर चार्ज नहीं रखता था मैं, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देता था। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इसको मैं पॉइंट P बोल देता था। तो हम ये कहते थे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट P है, यहाँ पर हमें टेस्ट चार्ज रख देते थे। टेस्ट चार्ज को हम जनरली क्या बोल देते हैं, Q0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे निकाला था 1/4πε0 Q1, इसमें Q0 का कोई लेना देना नहीं था, Q1 अपॉन r², ये था। अच्छा, अब हम ये सोचते थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना निकालना हो, दोनों के बीच में फोर्स निकालना हो, तो फोर्स क्या हो जाएगा 1/4πε0। जब Q1 और Q2 चार्ज थे तो Q1 Q2 अपॉन r², जब Q1 और Q0 चार्ज है तो फोर्स क्या हो जाएगा Q1 Q0 अपॉन r², ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर एक ही Q0 ही मुझे बस एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, बाकी 1/4πε0 Q1 अपॉन r², ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो हम ये कह देते थे F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, याद है F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना होता था तो हम ये बोल देते थे F अपॉन क्यू नॉट। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब इसी तरीके से आप ये देखिए, ऐसे ही मैं कुछ थोड़ा सा खुद से ही मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जब करा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q यानी कि सिर्फ इस इधर मैंने अगर एक चार्ज Q रख रखा है और डिस्टेंस किस पॉइंट पर निकालना चाह रहा हूँ, मान लीजिए पॉइंट P पर, और डिस्टेंस उसका यहाँ से यहाँ तक R है, तो अपॉन में आर स्क्वायर। और जब मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ तो बेटा पोटेंशियल क्या आ रहा है 1/4πε0 Q अपॉन R, 1/4πε0 Q अपॉन R, ये R वेक्टर माइनस R I वेक्टर उनके डिस्टेंस जो पोजीशन वेक्टर है उनका डिफरेंस है। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसको ऐसे अगर लिख दिया जाए 1/4πε0 Q अपॉन R इंटू 1/r, देखा जा सकता है इस तरह से। हाँ, फिर ये 1/4πε0 Q अपॉन R क्या हो जाएगा, E V इंटू 1/r V अपॉन R। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल को, कहीं ना कहीं अगर मैं पोटेंशियल को R से डिवाइड कर रहा हूँ, पोटेंशियल को अगर मैं R से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब इसी को प्रॉपरली डिराइव करके दिखाना है, समझ गए? वैसे तो समझ में आ रहा है ना, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है कि R स्क्वायर नहीं है, बस Q अपॉन R है। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में Q अपॉन R स्क्वायर था, पोटेंशियल में Q अपॉन R है। तो इसको जरा डिराइव करेंगे और एज पर डेफिनेशन करेंगे, जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो मैथमेटिकली दिखाई दे रहा है, ठीक है, आएगा कुछ ऐसा ही आएगा, लेकिन बहुत थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ। देखते हैं जरा, हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये सारा मैं डालूंगा। नोट करेंगे, कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q। Consider the electric field due to charge. Consider the electric field due to charge plus Q located at the origin O. Located at the origin O. Full stop. Let A and B be two adjacent points separated by distance dr. Next point लिखना. Let A and B be two points, be two adjacent points लिखना. Be two adjacent points separated by distance dr. Separated by distance dr. देख रहे हैं हम लोग? नहीं, देख रहे हैं अभी। हमारी जो तो एरिया पर अंधेरा होगा, बदल रहे थे। इसको हटाइए, अच्छा लगता है।
लेट ए एंड बी बी टू एडजेसेंट पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस dr। अगर आज हो गई ना बारिश तो ये समझ लेना कि बड़े दिनों बाद वेदर रिपोर्ट सही मानी जाएगी। बड़े दिनों से आ रही है वेदर रिपोर्ट, होगी, लेकिन आज और कल का। हाँ आज बीच में हुई तो थी, दिल्ली में पड़ रही यहाँ हुई है। यहाँ पे भी हुई है, बूंदी मतलब हल्का बूंदाबांदी तो हुई है। 2-3 बजे करीब हुई थी। अच्छा हुई थी, अच्छा, मुझे पता नहीं चला। लेट ए एंड बी टू एडजेसेंट पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस dr। एक फिगर बनाइएगा। इधर ओरिजिन मान लिया O और यहाँ पर एक चार्ज रख दिया मैंने प्लस Q, और इसी पॉइंट इसी पर यहाँ से हम लोग एक दूरी पर एक पॉइंट लेंगे। लेट ए एंड बी बी टू एडजेसेंट पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस dr। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपने एक पॉइंट ले लिया A और एक पॉइंट ले लिया B, ठीक है। मैं इन पॉइंट्स पर, दोनों पॉइंट्स पर, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो आप याद करिएगा कि जैसे यहाँ पर मैंने एक चार्ज लिया था, ये पता है मैंने पर्दा हटाकर देखा क्यों था, क्योंकि अभी 2 बार ना लाइट फ्लिकर हुई थी। वो जनरली ऐसे में ही होती है जब आंधी चलती है। मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा देखता हूँ उठाकर। लक्ष्य हाँ लाइट चली गई तो वीडियो कहाँ से दिखाई देगी? वाह भाई वाह। कहाँ हो तुम? देविका में आ रही है लाइट? सर अभी गई थी पर आ गई। अच्छा, यहाँ भी आ गई, अब तो दिख रहा है। यस सर। चलिए ठीक है। थोड़ा मुश्किल पड़ता होगा ना देविका से यहाँ तक आना? नहीं सर थोड़ा काम था सर। अच्छा, ज़रूरी काम था, इसको घर पर ज़रूरी काम था, बताऊंगा बेटा। चलिए देखिएगा, तो प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूँगा तो हम ना किसी भी पॉइंट पर करें, मान लीजिए ए पर करते हैं या बी पर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम वहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लेते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वहाँ पर रखा हुआ है। तो प्लस क्यू की वजह से वो क्या होगा? रिपेल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? दूर की तरफ भागते हुए, दूर की तरफ जाते हुए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किसकी वजह से? रिपेलिंग फोर्स की वजह से। और उस रिपेलिंग फोर्स को ही हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो मानो कि यहाँ पर पॉइंट ए पर उसका पोटेंशियल V था, ठीक है। कोई भी चार्ज रखा है तो इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल V मैंने मान लिया। नोट करिएगा, नेक्स्ट आप पॉइंट लिखिएगा कि let V and V plus dV, let V and V plus dV। मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लग किस पर रही है? बी पर है। बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर भी लगेगा और पॉइंट बी पर भी लगेगा। 2 अलग अलग पॉइंट्स मान लिए एडजेसेंट हैं, दोनों बहुत नज़दीक, बहुत मामूली सा गैप है उनके बीच में, लेकिन समझने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा गैप दिखाया। लेट V and V plus dV be the potentials at the points A and B respectively. Be the potentials at the points A and B रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आप बता दीजिए कि इस पॉइंट पर, मैं एक एरो लगा कर दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको बोल दिया VA और VA को मैंने मान लिया V, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको हमने बोल दिया VB और ये हो गया V plus dV, ठीक है। और A से B तक का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया DR, मामूली सा डिस्टेंस है DR, ठीक है। नोट करें, the 2 points are so close to each other points are so close to each other
that electric field E vector between them electric field E vector between them remains almost constant. Remains almost constant. आधी चल रही है। दिखी मेरा कुछ हाँ दिखी मेरा कुछ हाँ आधी चल रही है ना। बहुत अच्छी गाड़ी चल रही है। अभी आवाज आएगी थोड़ी देर में। आ गई पिछली पहले कड़की थी ना वही साउंड वाला लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। लाइट की तो 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकंड। साउंड की साउंड की भाई फिर आगे लाइट लक्ष्य दिखाई दे रहा है। यस सर। चलो ठीक है। यहाँ के पैनल खराब है इसका मतलब मुझे लग रहा है बेबी कलर की सही है। यहाँ बहुत जल्दी लाइट जाती है। आगे वाली चलिए आगे वाली तेज हो गई शुरू। बहुत तेज है। आंधी आंधी थी बारिश है बहुत तेज। यहाँ तक आके छीटे। वो जो दूर दूर चलते हुए लोग जब भागते हुए नजर आते हैं तो समझ लो बारिश है। हाँ सर एसी बंद कर दो। एसी तो बंद कर दूँ वो तो ठीक है लेकिन गेट खोलना ना आधे अंदर आएगा। चलिए ठीक है ये करते हैं टॉपिक। ये अवेटेड थी मच अवेटेड होनी भी चाहिए। अब ये सोचिए कि लेट देयर बी अ टेस्ट चार्ज let there be a test charge placed at let there be a test charge positive test charge टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव भी होता है। हाँ Q naught placed at A then V प्लस डी मैंने ये कह दिया कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो तो V है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल है V प्लस डी मतलब मामूली सा चेंज हो गया। और हमने ये कहा कि ये दो पॉइंट्स इतने नज़दीक हैं जब पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ पाता। ठीक है हमने ये कहा कि ये जो V है यहाँ पर तो पोटेंशियल है V और यहाँ पर पोटेंशियल है V प्लस डी वी। आपने अपने आप से लिया V और V प्लस डी वी मतलब मामूली सा चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया dv का चेंज हो गया। यहाँ पर v था यहाँ पर v प्लस dv हो गया। तो हम ये कहेंगे लेट देयर बी अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज q नॉट प्लेस्ड एट a देन फोर्स रिक्वायर्ड to move this charge against E vector from A to B। तो A से B तक लाने में कितना फोर्स लगता है? फोर्स लगता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है तो हम क्या बोलेंगे F इज इक्वल टू हो गया चार्ज कितना है Q नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। माइनस लगा दो यहाँ पर साइन
माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और हम उसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम उसको मूवमेंट करवा रहे हैं। तो ये हो गया आपका माइनस म्यू नॉट ई, और वेक्टोरिकली देखूँ तो इसके ऊपर एफ वेक्टर लगा दूंगा तो यहाँ इसके ऊपर ई वेक्टर लगा देंगे। ये हो गया। फिर आप नोट करें कि देयरफॉर वर्क डन टू मूव द चार्ज, done to move the charge from A to B through a very small distance dr, तो वर्क डन जो है W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू डी आर, ठीक है। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अब मैं वर्क डन का सिर्फ और सिर्फ यही ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। सारे पौधे साफ हो जाएंगे पीछे के। इसको हटाना हार्दिक। और उसको दबाकर छोड़ने का हवा आएगी बड़ी अच्छी दबा। लक्ष्य भाई लाइट नहीं आ रही यहाँ पर। ज़्यादा तरीके गर्मी तो बहुत हो रही थी पर ये अच्छा है। पता नहीं ये बेचारे कैसे करते होंगे, यहाँ पर जो है झुग्गी झोंपड़ी है, इनके तो घरों में पानी भर जाता है। मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया बारिश हो गई। बाहर वाले एक तो तुम हो और अंकिता तुम, और बस बचा तुम दोनों गुलमोहर से। ये कैसे जाओगे? आए वैसे स्कूटर से? अच्छा चलिए करें फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1।
एक तो ये हो गया। दूसरा हम ये कहते हैं कि ऑल्सो know that also when we know that the work done also we know that the work done in moving a test chart from A to B is given as work done in moving the test chart from A to B is given as W is equal to charge into potential difference। याद आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो W क्या हो गया? Q नॉट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हम A से B तक लेकर जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंस कितना है? तो यहाँ तो पोटेंशियल V प्लस DB है, यहाँ पर भी है, तो दोनों का डिफरेंस VB माइनस V है। VB माइनस V है, VB माइनस V है जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कितना हो जाएगा बताइएगा जरा, ये मिटा रहा हूँ इधर से। अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है तो ये एक हल्का देखते हैं, यहाँ तो ठंडी होती है। ये होता है यहाँ पर हमेशा अंदर आ जाता है। पानी से चलने लग गया। मुझे वहाँ से गाड़ी आ रही है ना, थोड़ा चल जाएगी। अच्छा, तो VB माइनस VA, अब VB माइनस VA क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो VB क्या है? V प्लस DB, VA कितना है? V। तो ये क्या हो जाएगा? Q नॉट इंटू V प्लस DB माइनस V प्लस V कर दिया। W इज इक्वल टू Q नॉट इंटू DB। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेट 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? माइनस Q नॉट E VR इज इक्वल टू Q नॉट इंटू DB। Q नॉट से Q नॉट कट गया, E इज इक्वल टू हो गया माइनस DB अपॉन DR, माइनस DB अपॉन DR। The quantity dV upon dr is the rate of change of potential. The quantity dV upon dr is the rate of change of the quantity dV upon dr is the rate of change of potential with distance and is called, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ स्लोप। जो ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप भी होता है। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप भी होता है। अब आप ये देखिएगा कि जो हमने अंदाज़ा लगाया था लगभग वही है। थोड़ा सा जो चेंज हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन थोड़ा सा जो छोटा सा डिस्टेंस है, छोटा सा पोटेंशियल अपॉन छोटा सा डिस्टेंस। हमने भी तो V अपॉन R बताया था। जो ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन है तो पोटेंशियल इस डायरेक्शन है। क्योंकि मैं जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ ला रहा हूँ? A से B पर ला रहा हूँ। तो ये रिलेशन है E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DR।
ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसका ना यूज़ बहुत जगह है। E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। भैया स्लोप को स्लोप इस वजह से लिखा हुआ है कि जैसे ना मैथ्स वाले बच्चे शायद थोड़ा सा समझेंगे, जो ये होती है आप भी समझ जाओगे, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने एक लाइन ऐसे बना दी, यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन बना दी, कोई भी एक लाइन है, मतलब एक ग्राफ बना दिया हमने, ग्राफ ऐसे है। तो ये जो है ना इतना हिस्सा, ये तो है परपेंडिकुलर, अगर मान लीजिए ये थीटा है, ये तो है परपेंडिकुलर, और ये है बेस, ठीक है। और tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप होता है, याद होगा 11th क्लास में लीनियर उसमें आपने स्ट्रेट लाइन में करा था, tan थीटा को हम स्लोप बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो स्लोप है ये कैसे निकाला जाता है कि y और x, तो tan थीटा होगा क्या, y अपॉन x, तो इन दोनों का रेशो y अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो याद होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करा था 10th में। तो इसी तरीके से आप ये सोचिएगा कि इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि r क्या है, डिस्टेंस है, तो r को तो ले लीजिए x एक्सिस पर, और v क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल को ले लो y एक्सिस पर। तो अगर पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर y एक्सिस पर मैंने ले लिया पोटेंशियल, और इसको ले लिया, हाँ ये tan थीटा के बराबर है तो उसी को हम बोल देते हैं, पोटेंशियल को ही ग्रेडियंट बोल देते हैं, तो इसको पोटेंशियल का स्लोप बोल दिया गया, ठीक है। तो ये कहा जाता है। अगला रिलेशन नोट करेंगे, अगला टॉपिक नोट करेंगे आप, ग्राफ बनाने को भी आता है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। नोट करिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इन स्फेरिकल शेल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था स्फेरिकल शेल की वजह से, ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नोट करेंगे। अभी चैप्टर खत्म। हाँ खत्म हो जाएगी। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी है, फिर कैपेसिटेंस भी है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर में ज़रा तसल्ली से होंगे, क्योंकि लंबे हैं चैप्टर्स, आगे वाले फिर छोटे आएंगे, फोर्थ और फिफ्थ फटाफट निकलेंगे। चलिए जी, करा दिया क्या स्कूल में? अच्छा वहाँ तो फर्स्ट ही चल रहा है ना, सर 18 को हमारा पेपर है। हाँ तो मुझे बताया था कल किसी नंबर पर 18th को है, 18th में दूसरा भी आ रहा है चैप्टर। हाँ ठीक है सर हमारा बेस ठीक है, दूसरा चैप्टर एक बार पूछना, कैपेसिटेंस भी आ रहा है, सिर्फ पोटेंशियल सर पोटेंशियल कैपेसिटेंस भी आ रहा है। चलिए ठीक है, इतना तो करा दूंगा कि पेपर कर पाओगे। 15% आएंगे, 25 मार्क्स का है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, ड्यू टू अ uniformly charged thin spherical electric potential due to a uniformly charged thin spherical shell। लिखिएगा, कंसिडर a uniformly charged spherical shell consider a uniformly charged spherical shell of radius capital R and carrying charge Q of radius capital R and carrying charge small q, full stop. We wish to calculate its potential at point P to calculate its potential
point P, at distance small r from its center O, at distance small r from its center, capital O. तो यहाँ पर हमने क्या करा कि एक स्फेरिकल शेल बना ली। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है कि एक स्फीयर है और थिन स्फेरिकल शेल है, तो मतलब थोड़ा सा उसका स्फीयर के अंदर एक स्फीयर है ऐसे। ये इसका सेंटर हो गया, अंदर से बिल्कुल खोखला है, खाली है। ये पॉइंट हो गया O। एक पॉइंट मान लिया हमने P और ये मान लिया कि ये O से स्मॉल r डिस्टेंस पर है पॉइंट P, ठीक है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे व्हेन द पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा व्हेन द पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल। इसको अंडरलाइन करिए, and the point P lies outside the shell। ये फर्स्ट केस है। वही 3 केसेस जैसे हमने थिन स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा था, तो उसके 3 केसेस थे, इसके भी 3 केसेस कि एक बार तो आउटसाइड द शेल, एक बार ऑन द सरफेस ऑफ द शेल और एक बार इनसाइड द शेल। फर्स्ट पार्ट में नोट करें, इट इज सिंपली गिवन एज V is equal to 1/4 by epsilon naught Q upon small r, ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। समझ रहे हैं कैपिटल R क्या है? कैपिटल R यहाँ तक का इसका तो रेडियस है, कैपिटल R इसका रेडियस है। सेकंड लिखेंगे व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। lies on the surface of the shell, and point P lies on the surface of the shell। इसको अंडरलाइन करें। Here small r is equal to capital R, therefore V is equal to 1/4 by epsilon naught Q upon capital R। ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर स्मॉल r is equal to capital R। ये भी शायद समझ में आ गया होगा। थर्ड है इंपॉर्टेंट, याद करें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट था। व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल, व्हेन पॉइंट P lies inside the shell, and point P lies inside the shell। यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द शेल इज 0। याद है? The electric field at any point inside the shell is 0। Any point inside the shell is 0। Next point, hence electric इलेक्ट्रिक potential। फील्ड 0 होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होती है?
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर खोखला है ना स्पेस, वो जीरो होती है। बताइए क्यों? याद है? क्योंकि एनक्लोज्ड चार्ज जो है, एनक्लोज्ड चार्ज को कुछ आता ही नहीं। अंदर जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो कुछ आता ही नहीं, वो जीरो हो जाता है। तो जब हम गॉस थ्योरम लगाते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाता है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside the shell is constant everywhere, is constant everywhere, and it's constant everywhere, और ब्रैकेट में लिखना as per the relation, as per the relation E is equal to minus dV upon dr, E is equal to minus dV upon dr, as per the relation E is equal to minus dV upon dr, and its value is equal to that on the surface, is equal to that on the surface, that is V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon capital R, ब्रैकेट में लिखें और स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ठीक है, अब समझिएगा ये क्या है। स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, ये हमारे पास कि अगर ये जो स्मॉल r है, अगर ये बाहर लाई कर रहा है तो सीधा सीधा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। अगर ये सरफेस पर लाई कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट P अंदर की तरफ लाई कर रहा है, मतलब पॉइंट P यहाँ पर है कहीं पर, ठीक है, तो जो हमारा स्मॉल r है ना, ये स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है, तो हम शेल के अंदर खोखले वाले ओपन वाले एरिया में आ गए। ओपन वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हमने एक रिलेशन देखा E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो dV अपॉन dr, इसका मतलब क्या है कि d अपॉन dr ऑफ V इज इक्वल टू जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो होता है, याद करिएगा डिफरेंशिएशन के जो रूल्स करे थे कि अगर किसी कांस्टेंट को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो वही रिजल्ट जीरो आता है। इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट ही रहा होगा, तभी उसका जो डिफरेंशियल है वो जीरो आया, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। समझ गए? माइनस साइन क्यों हटा दिया? क्योंकि माइनस हटा तो माइनस जीरो प्लस जीरो एक ही बात है। मेरी बात समझ में आ गई भाई? डी बाई डी एक्स ऑफ के इज इक्वल टू जीरो होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये जो r है, ये हम r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसको? v को कर रहे हैं r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो v जो है वो कांस्टेंट ही होगा, तभी उसका डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है। तो v कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा? जितना उसका सरफेस पर है, ठीक है। क्योंकि सरफेस पर है, सरफेस से अंदर आपने धीरे धीरे चलना शुरू करा तो उसमें कुछ चेंज ही नहीं आएगा पोटेंशियल में। तो आप अंदर इधर 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 सेंटर पर आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, आप अंदर आते चले जाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो एज पर दिस रिलेशन आपका पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट सॉरी, पोटेंशियल कांस्टेंट कितना? वही जो सरफेस में था। समझ गए? तीनों केस क्लियर है? ठीक। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये लास्ट वाला पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए आता है, इसीलिए 2 पॉइंट्स लिखवाए हैं। ठीक है, बस इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी देखता हूँ आई ब्लॉक में जाना है, देख रहा हूँ हो गया सर, अच्छा है। अभी देखता हूँ।